ओके। आप देख पा रहे हो ना सर? हाँ हाँ, देख पा रहे हैं। ओके। सो वीडियो पैनल हाइड कर दिया। बंद कर दिया, यस। ओके। सो आज का टॉपिक जो है वो है AWS लैम्डा। ओके। तो लैम्डा समझने के पहले एक कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ सकते हैं अपन पहले। ETL क्या है? ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ये तो सबको ही पता है, लेकिन ETL के AWS पे क्या क्या सर्विसेज है? एक तो EC2 हमने देखा, जो तुमको सर्वर ही दे देता है। ओके। अब ये जब सर्वर देता है तो आप उस पे CPU एंड मेमोरी कॉन्फ़िगर करके जो भी आपको इंस्टेंस पे चाहिए वो कर सकते हो। एंड ये कितने भी टाइम चला सकते हो, है ना? टाइम आउट वगैरह नहीं रहता है, तो अनलिमिटेड टाइम रहता है। जितना भी आपको चलाना है उतना आप पे करोगे एंड दैट्स इट। ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, पूरा एंड टू एंड, यानी एक प्लेन बॉक्स दिया रहता है, आपको सब कुछ खुद से करना है। आपको जो भी इंस्टॉलेशन चाहिए सब खुद से करना है। ठीक है, और फिर CPU मेमोरी बढ़ानी है कम करनी है वो सब खुद से करना है। एक ये तरीका हो गया। एक है सिमिलर, जो इसके साथ आता है, एक EMR रहता है। ठीक है। तो इसका है इलास्टिक मैप रिड्यूस। अब मैप रिड्यूस आ गया यानी हडूप आ गया। ओके। तो AWS वाले क्या करते हैं आपको एक हडूप क्लस्टर देते हैं जिसका नाम है EMR क्लस्टर। ओके। और EMR क्लस्टर कुछ नहीं है, EC2 के क्लस्टर्ड फॉर्म्स है। तो बहुत सारे EC2s आप एक साथ ज्वाइन करके क्लस्टर बना लेते हो। ठीक है, तो उसमें भी सिमिलर कंसेप्ट है कि आपको सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। आपको कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन वगैरह खुद से देखना पड़ता है, जो भी आपके एप्लीकेशन रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो। लेकिन ये लोग इनबिल्ट स्पार्क, फिर हाइव, इम्पाला या टेज जो भी है, फिर जो भी इससे रिलेटेड फंक्शंस है वो इनबिल्ट दे देते हैं। आपको ये सब इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है। लेकिन एक क्लस्टर्ड वे में वो खुद से एक HDFS बना के दे देते हैं आपको। ठीक है, तो बेसिक इंस्टॉलेशन वो कर देते हैं, बाकी का आपको करना है। फिर तीसरा एक तरीका है जो है सर्वरलेस। ओके, ये बहुत ही फेमस टर्म है सर्वरलेस। ओके। सर्वरलेस क्या है? एक्चुअल में सर्वर्स ही है बैकएंड पे। ठीक है, तो AWS के डेटा सेंटर्स पे बहुत सारे सर्वर्स है जो चल रहे हैं, और लेकिन सर्वरलेस जब बोलते हो तो यूजर को कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने पड़ते। जैसे यूजर को CPU वगैरह नहीं सोचना पड़ता है। फिर उस पे जो इंस्टॉलेशन सेटअप इंस्टॉलेशन रिलेटेड स्टेप्स है, यानी अब इंस्टॉलेशन रिलेटेड स्टेप्स दो टाइप के होते हैं। एक है सर्विस बेस्ड इंस्टॉलेशन, जो बैकएंड के लिए करते हो आप, कि सब सही से चले और वो सब, और फंक्शंस जो भी आपको एनेबल करना है वो नहीं करने पड़ेंगे। जैसे EMR में स्पार्क वगैरह हाइव कैसे इंस्टॉल होता है वो सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको पिप इंस्टॉल जो करना है, यूजर बेस्ड इंस्टॉलेशन या एप्लीकेशन बेस्ड बोलो इसको, पिप इंस्टॉल वगैरह वो खुद से करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सर्वरलेस का डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट जो है बैकएंड सर्वर का वो AWS करेगा या जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है वो करेगा, लेकिन यूजर को अपने एप्लीकेशन का मैनेजमेंट करना है। तो मेन सर्वरलेस का डेफिनेशन वही है, सर्वर्स है लेकिन विजिबल नहीं है अपने को, और हम सिर्फ एप्लीकेशन बनाते हैं, हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है सर्वर का। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण टाइम टू बिजनेस और डेवलपमेंट बहुत कम हो जाता है ना? यानी अब अगर आपको बोला जाए कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई टेंशन नहीं लेना है, आपने सिर्फ अपने एप्लीकेशन का करना है, तो इजी जाता है डेवलपर्स को, है ना? तो डेवलपर फ्रेंडली है काफी सर्वरलेस। और इसके कारण क्या होता है, क्योंकि ये सर्वरलेस है, तो बैकएंड यानी ये जो प्रोसेस है ये यूजुअली एप्लीकेशन का टाइम स्पैन रिलेटेड ही रहता है। तो जैसे अगर आपका अगर 1 आवर का चलने वाला है प्रोसेस या जॉब, तो ये 1 आवर के लिए सर्विसेज देगा आपको सर्वर की, और उसके बाद वो खुद ही, यानी वो सर्वर का कॉस्ट आप नहीं देते हो 1 आवर के बाद। तो स्केलिंग जो है बैकएंड पे वो ऑटोमेटेड है उनके तरफ से। तो इसके कारण क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है काफी। आपको कोई मैनेज भी नहीं करना है। कॉस्ट दो टाइप से रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे एक है कि आपका एप्लीकेशन जितना चल रहा है उतना ही कॉस्ट दे रहे हो, ना कि आप शुरू रख रहे हो क्लस्टर को।
दूसरा, आप स्टार्ट टाइम एंड टाइम के कॉस्ट नहीं दे रहे हो। जैसे EC2 को अप आने में टाइम लगता है, कभी कभी अगर आपने बूट स्ट्रैपिंग में EC2 या EMR में बूट स्ट्रैपिंग में बहुत कुछ लिख दिया है जो इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो वो सबका जो टाइम है वो आपको ही पे करना है। एक बार सर्वर स्टार्ट हो जाता है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम से वो रनिंग में आ गया, उसके बाद अगर वो इंस्टॉलेशन में अगर 1 घंटा भी लगाया तो वो 1 घंटे का चार्ज आपको ही देना है ना। तो ये सब इसमें नहीं होता है। इसमें क्योंकि सर्वर तो अप ही है बैकएंड पे, आप डायरेक्टली अपना जॉब रन करोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट सेविंग है, यानी रिसोर्स पर्सपेक्टिव सर्विसेज पे भी कॉस्ट सेविंग है, और आपके एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव भी बहुत ही कॉस्ट सेविंग है, ठीक है। दूसरा, इजी टू अपडेट रहता है, ठीक है। ये आपको बहुत इजी जाता है अपडेट करना, या स्टार्ट स्टॉप करना, जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड है ओवरऑल, ये इजी जाता है, ठीक है। तो आपको रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि सर्वरलेस क्या होता है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा पूछेगा कि कौन सी सर्विसेज सर्वरलेस है और कौन सी नहीं है, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। तो AWS में जब ये सर्वरलेस का कंसेप्ट आया, तो उसमें काफी सारी सर्विसेज ऐड हुई, ओके। तो वो अपन आज जो देखेंगे वो एक लैम्डा तो है ही, लेकिन ग्लू भी है, ग्लू, ओके। फिर अपने ECS यानी इलास्टिक कंटेनर सर्विस, क्योंकि कंटेनर्स है, कंटेनर्स आर डॉकर कंटेनर्स, कंटेनर्स है ना, तो वो आप जितने टाइम चलाओगे उतने का ही कॉस्ट दोगे। तो ये सारी सर्विसेज सर्वरलेस हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही कंसेप्ट सर्वरलेस वाला डेटाबेसेस में भी डाल दिया, ठीक है। तो डायनामोडीबी एक सर्विस है या सर्वर है या डेटाबेस है जो सर्वरलेस है। फिर उन्होंने उनका प्रोप्राइटरी अरोरा डेटाबेस निकाला है, पोस्टग्रेस या माई सीक्वल, वो भी सर्वरलेस के ऑप्शंस है उसमें, ठीक है। तो ये बहुत इजी जाता है, ठीक है, बनाना और मैनेज करना। तो इसलिए आप जहां पे भी देखोगे, सबसे ज्यादा ट्राई होता है कि सर्वरलेस पे ही करो आपका एप्लीकेशन बिल्ड। हाँ, बहुत सारे एप्लीकेशंस में ये भी यूज होते हैं, क्योंकि अगर बिग डेटा एप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली आपको हडूप क्लस्टर, स्पार्क और ये सब बहुत काफी कुछ लगता है, लेकिन बिग डेटा एप्लीकेशंस आप आजकल ग्लू में भी बना सकते हो, जो हम देखेंगे इन नेक्स्ट 2 वीक्स, ओके। तो बेसिकली टाइप ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से आर्किटेक्ट करना पड़ेगा आपको, सही आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये इसलिए सर्वरलेस एंड यूजुअल सर्वर्स वाला कंसेप्ट समझना जरूरी है। अब मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ, किसी को कोई डाउट है उसमें? एक जब हम सर्वरलेस, सर्वरलेस बोल अभी रुक जाओ, आपके आदमी पूछता हूँ। जब हम सर्वरलेस बोलते सार्थक, उसमें जैसे डायनामिकली वो डिटेक्ट करेगा क्या कि कितना आपका सीपीयू कंज्यूम हो रहा है, तो वो उसको एडिशन वहां पे देता रहेगा? नहीं नहीं नहीं, वो आपका पॉइंट सही है। वो ये डायनामिकली नहीं डिटेक्ट करता है, और कभी कभी करता भी है। तो दो तरीके हैं उसमें। जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है ना, तब आपको पहला एक दे देना है उसको। जैसे सपोज अगर 1 GB मेमोरी लगने वाली है, तो आप 1 GB बोल दोगे, तो ये बैकएंड में 1 GB मेमोरी आपके लिए एलोकेट करेगा, ठीक है। लेकिन उसमें नए फीचर्स जैसे ग्लू जो सर्विस है, उसमें ऑटो स्केलिंग फंक्शनैलिटी भी है। तो अगर आपका 1 GB में काम नहीं हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली एक मैक्सिमम जीबी भी डिफाइन कर सकते हो आप, कि ये जॉब 10 GB तक ही जाए। तो वो ट्राई करेगा ओके। कि 1 GB से जितना कम हो सके वो, लेकिन 10 GB के लिमिट में ही। तो ये ऑटो स्केलिंग फंक्शनैलिटीज भी दी है उन्होंने उसमें, जो हम ओके, देखेंगे तो। तो लेकिन हम बेसिकली उसका अपर लिमिट भी डिफाइन करेंगे इन करेक्ट शॉर्ट, करेक्ट एक तरीके से। ओके। करेक्ट। बहुत सारे केसेस में जैसे लैम्डा फंक्शंस है, उसमें आप अपर लिमिट ही बताते हो। ग्लू में आप लोअर अपर दोनों बता दो वैसा तो। और फिर ECS जब आता है, कंटेनर्स, कंटेनर्स में भी आप दोनों बता सकते कि लोअर लिमिट अपर लिमिट कितने हैं, नंबर ऑफ कंटेनर्स या नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने चलाने हैं, वो सब भी बता सकते हो। इवन लैम्डा में और ग्लू में भी एक साथ अगर एक जॉब बनाया सपोज आपने इंजेक्शन का, राइट, और वो जॉब 100 फाइल्स प्रोसेस करने वाला है, तो आप उसको बता सकते हो कि एट अ टाइम 10 चले। फिर आप ऐसा भी बता सकते हो कि मैक्सिमम 50 चले दिन में, तो वो 100 फाइल्स में से 50 ही करेगा वैसा। तो वो सब फंक्शनैलिटीज इसमें दी गई है स्केलिंग के लिए। लेकिन रिसोर्स पर्सपेक्टिव से मेमोरी, इसमें सिर्फ इन सब में सिर्फ मेमोरी ही असाइन कर सकते हो आप, ओके, CPU नहीं कर सकते।
सीपीयू का जो कंसेप्ट है ना उन्होंने इंटरनल रखा है। तो हम आगे देखेंगे लैम्डा में, जैसे आप मेमोरी बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे बैकएंड पे सीपीयूज भी बढ़ते रहते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक सर्वर नहीं है वो मल्टीपल सर्वर्स है, और डिपेंडिंग अपॉन योर इनपुट वो सर्वर्स बैकएंड पे ऑटोमेटिकली स्विच हो। तो उन्होंने एक आपका एक रन टाइम एनवायरनमेंट जो रहता है वो बना रखा है उन्होंने, तो वो हम देखेंगे आगे। लेकिन ये होपफुली आपका डाउट क्लियर करता है। हाँ। ओके, शिखर तू कुछ पूछ रहा था? हाँ सार्थक, बट अगर सर्वरलेस है हम्म तो जो बोला यूजर ऐप मीन्स, जब मैं लैम्बडा सर्विस यूज कर रहा हूँ, हम्म अगर समझ मेरे को उस लैम्बडा में एक समथिंग यूजर एक पिप लगा, चल पिप ले लिया, हाँ तो मेरे को जो वो लैम्बडा लिखना है तो मेरे को मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं पहले पिप इंस्टॉल करूँ, उस मॉड्यूल को इंस्टॉल करूँ, वो लू, और तब उसके बाद लैम्बडा फंक्शन लिखूँ। करेक्ट करेक्ट, यस, वो सही है, क्योंकि अच्छा, तो इन्होंने प्लेन सर्विस दी है जैसे EC2। हमको बाकी का पाइथन वाइथन इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट? लेकिन और बाद में पाइथन के अंदर भी जो भी पैकेज यूज कर रहे हैं, सपोज पांडास, तो ये हमको बताना पड़ता है। लेकिन तो ये लोग प्लेन बैकएंड रन टाइम देते हैं अपने को, जिसमें पाइथन रहेगा, तुम सिलेक्ट करते हो कि तुमको क्या चाहिए, पाइथन चाहिए तो पाइथन रहेगा ऑलरेडी इंस्टॉल। लेकिन कुछ कुछ पैकेजेस जो नहीं है इंस्टॉल वो तुमको खुद ही करने पड़ेंगे इंस्टॉल उसमें रन टाइम में। ओके, तो वो मेरे को पता नहीं, बट मुझे बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं है? नहीं, यानी कुछ कुछ रहते हैं, हम देखेंगे वो कोई कोई पैकेजेस जो पाइथन में इनबिल्ट रहते हैं वो तो रहेंगे ही। जैसे जेसन हो गया, OS हो गया, CSV हो गया, ये सब वो इनबिल्ट रहेंगे ही पैकेज। पांडा नहीं रहेगा, पांडा इज नॉट पांडास इन। रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, जैसे ग्लू में वो पांडास दे देते, लैम्डा में नहीं देते। तो डिपेंड्स। ओके, लेकिन उसकी लिस्ट है एकदम प्रॉपर, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में दिया है कि कौन से पैकेजेस है और कौन से नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये क्लियर है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन जाते हैं मेन कंसोल में ही डाइव इन करते हैं डायरेक्टली लैम्डा में। तो जब कंसोल में लॉग इन करते हैं, लैम्डा में जाते हैं, बुकमार्क कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये पेज है, इसको डिलीट कर देता, कोई काम का नहीं है फंक्शन। ओके, हाँ, ये पेज। ठीक है, तो बेसिकली ये कंप्यूट टाइप ऑफ सर्विस है, इसलिए क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग और ETL रिलेटेड है। एज डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने, लेट्स यू रन कोड विदाउट थिंकिंग अबाउट सर्वर्स। ओके, जो सर्वरलेस है बेसिकली। ओके, और यू पे ओनली फॉर द कंप्यूट टाइम दैट यू कंज्यूम, देयर इज नो चेंज व्हेन योर कोड इज नॉट रनिंग। ओके, जीरो एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर नीचे जाते हैं तो ये सारी लैंग्वेजेस सपोर्टेड है, .NET, गो, जावा, Node.js, पाइथन, रूबी, सब। इवन कस्टम कस्टम रन टाइम भी आप बना सकते हो। ओके, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, इवन कंटेनर्स रन कर सकते हो लैम्डा में। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने कोड स्निपेट्स भी दिए सैंपल वाले। ठीक है, तो कुछ भी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट फेमस लैंग्वेजेस आर सपोर्टेड। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन यानी ये आपको यहाँ पे रिसोर्स में मिलेगा, यूज केसेस में भी मिलेगा कि कहाँ कहाँ यूज होता है यूजुअली। लेकिन आप ऐसा समझो, इसके जो लिमिटेशंस है वो देखते हैं पहले, फिर अपन देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये। ओके, और यहाँ पे कॉस्ट है, तो आप देखोगे 1 मिलियन रिक्वेस्ट अगर मैं भेजता हूँ वो फ्री है मंथली, और टोटल मिला के 400 के जीबीज पर सेकेंड पर मंथ मैं फ्री में यूज कर सकता हूं, तो ये बहुत ही चीप है। ओके, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे दिया है, देखो, अगर आपने पूरे महीने इतने रिक्वेस्ट दिए 1 मिलियन, तो भी $16 ही आएगा। तो हमारे केसेस में बहुत बार तो $1 भी नहीं आता है लाइव में बिल। ओके, तो बहुत ही चीपेस्ट सर्विस है ये, वन ऑफ द चीपेस्ट। ओके, तो इसका बिल कभी भी टेंशन नहीं ले सकते अपन, यानी बहुत कम आता है। ठीक है, अभी अपन जाते हैं लर्न मोर में, क्या दिया है इन्होंने, लैम्डा प्राइसिंग, प्राइसिंग ही दिया है। ठीक है, कि- ओके, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेनू ऑप्शंस खुलेंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे,
डैशबोर्ड में पहले पेज पे वो बताता है कि कितने फंक्शंस बने हैं। अभी तो कुछ बनाया नहीं अपन ने। ये जो फंक्शंस है इनमें कोड लिखते हैं अपन, तो उनका एक स्टोरेज रहता है जो कि 75 GB तक का है, ये बढ़ सकता है, लिमिट है ये। तो दैट दैट इज नॉट अ कंसर्न। ठीक है। फुल अकाउंट कॉन्करेंसी, अभी क्योंकि मेरा अकाउंट नया है, ओके, तो इन्होंने बोला है 10 लैम्डास एक साथ रन हो सकते हैं कॉन्करेंसी। ओके, तो आप बता सकते हो कि अगर आपने 10 फंक्शंस लिखे अलग अलग लैम्डा फंक्शंस, और 10 से 10 आपने एक साथ चलाए तो चल जाएंगे, लेकिन एक लैम्डा फंक्शन को 100 बार चलाने जाओगे नहीं चलेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा लिमिट। ओके। रियल लाइफ सिनेरियोज में बहुत ज्यादा लिमिट रहता है। ठीक है, तो ये ये लिमिट बढ़ा ही देते हैं यूजुअली लोग। फिर यहाँ पे एक थोड़ा मैट्रिक्स का टेबल दिया है कि कितने टाइम क्या चला है, जो आपको हाई लेवल व्यू देता है कि किस टाइप के लोड्स है एक्सेट्रा। एंड देन ये थोड़े और डॉक्यूमेंटेशन है कोडिंग के रिलेटेड। ओके, फिर हम जाते हैं एप्लीकेशंस पे। ये मेन पेज है, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे दिखेंगे आपके फंक्शंस भी। एप्लीकेशंस अलग है, क्रिएट एन एप्लीकेशन, ओके, फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा, ये अलग टैब दिया है उन्होंने कि आप पूरा एंड टू एंड एप्लीकेशन बना पाओ। और ये जो टैब है फंक्शंस, ये सिर्फ फंक्शन बनाना है। ओके, तो इसलिए ये 2 टैब्स है। अपन फंक्शंस पे ही जाते हैं पहले। कोड साइनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन और सिग्नेचर्स के लिए ये फिलहाल नहीं देखते हैं। ये काफी अनयूज्ड रहता है मेरे एक्सपीरियंस में तो भी। ओके, लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर्स हम बात करेंगे जब अपन एक लैम्डा फंक्शन बना देंगे, तो उस बीच अपन बात करेंगे उसमें। और रेप्लिकास यानी एक फंक्शन का रेप्लिका वगैरह बनाना है, तो वो सब है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फंक्शन क्रिएट करने से। ठीक है, ये यूआई में गए हम, क्रिएट फंक्शन। तो यहाँ पे 3 टाइप के ऑप्शन है। स्क्रैच यानी जीरो से बनाना है आपको फंक्शन पूरा खुद से, तो ब्लूप्रिंट एक ऐसे सैंपल फंक्शन बनाए हुए हैं उन्होंने हर एक लैंग्वेजेस में, और आपको वो देखना है तो आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, एक स्निपेट यानी प्री डिफाइंड स्निपेट है जो आपको हेल्प करेगा कि भाई कोड नहीं लिखना है ज्यादा, इनमें से ही पिक कर लो और आगे बढ़ो। ठीक है। एंड देन कंटेनर इमेज, अगर आपका डॉकर इमेज है तो आप डॉकर इमेज भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, इमेज ईसीआर, ईसीआर एक सर्विस है, इलास्टिक कंटेनर रेपोजिटरी, जिसमें आपको इमेज अपलोड करनी पड़ती है और वो वहां से ही लेता है इमेज। ओके, तो वो एक एडिशनल स्टेप है, बट कंसेप्चुअली सेम है, कंटेनर ही रन कर रहा है। ठीक है, तो अपन जाते हैं स्क्रैच से, हमको पूरा एंड टू एंड बनाना है, तो अपन बोलते हैं फर्स्ट लैम्डा। ठीक है, अभी रन टाइम में जैसे देखा अपन ने बहुत सारे लैंग्वेजेस अलाउड है। ओके, तो डजेंट मैटर, अपन पाइथन सेलेक्ट करते हैं। अब ये टाइप ऑफ प्रोसेसर है, x86 यानी विंडोज टाइप बेस्ड हो गया, ये आर्म प्रोसेसर हो गया, ये अपना यूनिक्स बेस्ड। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस है। अपन आर्म सेलेक्ट करते हैं क्योंकि मैं मैकबुक से ट्राई करूंगा, तो कोड वगैरह भी यहाँ से बनाऊंगा। अब परमिशंस, आप क्रिएट एक रोल करोगे, हम देखते हैं क्रिएट रोल। आप एग्जिस्टिंग रोल भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर उस एग्जिस्टिंग रोल में आपको सब कुछ ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हम बेसिक के लिए देखते हैं कि क्या क्या देता है लैम्डा परमिशंस। ओके, ये सब ठीक है। एनेबल टैग्स, ये अभी रहने देता हूं मैं। ठीक है, एनेबल वीपीसी। सो बहुत बार क्या होता है, कंपनीज में मल्टीपल वीपीसीज रहते हैं, तो एक वीपीसी के अंदर ही रन हो ये जॉब, इसीलिए वो वीपीसी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आपको बताना पड़ता है कि कौन से सबनेट्स पे चले। मैं बोलूंगा कि ठीक है सब पे चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और सिक्योरिटी ग्रुप भी देना पड़ता है क्योंकि आप वीपीसी दे रहे हो, तो सिक्योरिटी ग्रुप तो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप दे देते हैं अभी के लिए। तो ये वीपीसी सेटअप, भी डिफॉल्ट ही दिया था ना, हमने क्रिएट नहीं हाँ किया मैंने ना। डिफॉल्ट ही दिया है। ओके। ओके, मैंने कुछ बनाया नहीं अभी। ओके, सो ये बेसिक है। एंड देन अपन क्रिएट फंक्शन करें, तो ये जब क्रिएट करेंगे तो बैकएंड पे एक प्लेन विजुअल एडिटर ओपन कर देगा अपने लिए कि अब ये बना सकता है जो लिखना है लिखे कोड। ओके, तो ये पेज फॉर्म होता है सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे पेज में कुछ कुछ चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आपने ये कोड लिखा, ठीक है, ये बेसिक कोड उन्होंने दिया है, लेकिन पहले से स्टार्ट करते हैं। आप ARN कॉपी कर सकते हो, हमने कल देखा अमेजोन रिसोर्स नेम सारी चीजों का रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यही है फंक्शन ARN। ठीक है, एक्शंस में ये अभी पब्लिश हो रहा है, ये क्रिएट हो ही रहा है अभी भी, तो पूरा फुल्ली क्रिएटेड नहीं है। फिर यहाँ पे डायग्राम है, ये ऐसा डायग्राम है, लेकिन आप टेम्पलेट भी बना सकते हो। आप अगर इधर कंफर्टेबल हो तो ये ले लो।
ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये क्लाउड फॉर्मेशन है ना, और देखोगे कि ये YAML में है बाय डिफॉल्ट। तो ये कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप एप्लीकेशन कंपोजर, आपने ये बना लिया तो एक एप्लीकेशन टैब है इधर, है ना, तो एप्लीकेशन कंपोजर में ले जा सकते हो इसको। ठीक है, तो इसलिए वो ऑप्शन दिया है, और डाउनलोड भी कर सकते हो इसको, फाइल को, पूरे फंक्शन को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन ये व्यू यूजुअली यूज करते हैं लोग, टेम्पलेट जब आपको क्लाउड फॉर्मेशन बनाना है तब। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे ट्रिगर। अब ये लैम्डा फंक्शन, ट्रिगर का मीनिंग है कि कब ट्रिगर करना है, एज नेम सजेस्ट। ओके, तो ये लैम्डा फंक्शन को कब शुरू करे वो बता सकते हो आप यहाँ पे। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझको बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं, जैसे एपीआई, अगर एक एपीआई गेटवे बनाया मैंने, जब भी वो एपीआई गेटवे को मैं कर्ल या रिक्वेस्ट कमांड से हिट करूंगा तो ये लैम्डा फंक्शन चलेगा वैसा। फिर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी एक एपीआई है, वो एक एपीआई बनाता है अपने लिए, एंड देन हम उसको हिट करते हैं और वो इस लैम्डा को ट्रिगर करेगा। तो ये सारे सोर्सेस है। फिर बहुत सारे सोर्सेस है। एक इवेंट ब्रिज है, इवेंट ब्रिज शेड्यूल करने के लिए रहता है। ओके, तो हम देखेंगे वो ट्रिगर्स में। S3, SNS, SQS, ये सब भी सारे नोटिफिकेशन और क्यूइंग सर्विसेज है। S3, जब आपने कुछ फाइल डाली S3 बकेट में तो ये लैम्डा फंक्शन चल जाए। तो ये बेसिक, ये मोस्ट यूज्ड यूज केस है कि S3 में फाइल ड्रॉप हुई और लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो। तो ये सब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर सपोज मैंने ये S3 सिलेक्ट किया तो मैं बताऊंगा कि बकेट ये है, कोई यानी किस टाइप का इवेंट है, पुट है, पोस्ट है, कॉपी है, जो भी इवेंट टाइप है। ठीक है, एंड देन प्रीफिक्स, कोई फोल्डर में कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन से फाइल आ रही है। अगर एक फोल्डर में जेसन पार्के सब है, लेकिन मुझको सिर्फ जेसन पे ट्रिगर करना है तो ये, ठीक है, डॉट जेसन डाल दूं। तो ये एक तरीका है ट्रिगर का। वैसे ही दूसरे ट्रिगर्स है, जैसे एपीआई गेटवे, तो ये बताएगा कि एक नया एपीआई बना दूं तो यस, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अच्छे से इंटीग्रेट कर दिया है। अभी सपोज मुझको पता नहीं है एपीआई कैसे बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू एपीआई बोलूंगा, ऐड करूंगा, ये मेरे लिए एपीआई बना देगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी इन्होंने यूजर के पर्सपेक्टिव से सोच के बहुत सारी सर्विसेज इंटीग्रेट कर दी है। ठीक है, और आपको अगर खुद से एक एपीआई बना के वो यूज करना है, यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट। ओके, सो ये दोनों ऑप्शंस है, लेकिन ये ट्रिगर्स पे बाद में जाता है, पहले तो अपन लैम्डा फंक्शन पे जाते थे। हाँ ये ठीक है, तो अभी अपना जो कोड था ना। हाँ तो जब हमने लैम्बडा बनाया हाँ तो वो लैम्बडा इज जस्ट अ फंक्शन, जब तक मैं उसको रन नहीं करता हूँ हाँ, दैट इज नॉट कॉस्टिंग टुवर्ड्स दैट माय 1 मिलियन रिक्वेस्ट, अभी सिर्फ नहीं बनाया मैंने। नहीं, कुछ कुछ कॉस्ट नहीं है, लैम्डा फंक्शन बनाने का कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, जीरो कॉस्ट, जब तक रन नहीं पर करोगे टेस्ट करने का पड़ेगा ना, टेस्ट हाँ करने का पड़ेगा। हाँ, टेस्ट करने का पड़ेगा। हाँ, टेस्ट करने का पूरा पड़ेगा पैसा। ठीक है, ये पूरा सब फ्री है, अभी जो भी कर रहे हैं अपन सब फ्री है। ठीक अच्छा, मतलब मैंने इसमें बहुत बड़ा एक 10 MB 100 MB का कोड भी लिख दिया तो भी वो भी फ्री है? फ्री है, क्योंकि फ्री अभी है। तू, अच्छा हाँ, अच्छा। फ्री है। मेरे रन करने का भी फ्री है ना? हाँ, हाँ हाँ, फ्री टे नहीं नहीं, फ्री टियर में आएगा, लेकिन वो होगा उसके अगेंस्ट काउंट होगा रनिंग का, हाँ, मतलब वही फ्री टियर में काउंट फ्री होगा टियर में जितना। काउंट। हाँ हाँ, 1 मिलियन इज टू हाई, यानी अपन, हाँ, है ना, बड़ी कंपनीज में भी हिट नहीं होता है तो अपन यहाँ पे कितना भी हिट कर ले कोई फर्क नहीं नहीं पड़ने वाला। तो जिसको टेस्ट करना है ये लोग ऐसा ना हाँ, सोचे सब लोग कि भाई पैसा लगेगा। नहीं 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 तो लगेगा, कुछ लगेगा नहीं, यानी 1 मिलियन रिक्वेस्ट आप पहुंचोंगी नहीं, आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। तो बेसिकली ये ऐसा है। फिर ट्रिगर्स हो गया, डेस्टिनेशन। अच्छा, डेस्टिनेशन जैसा ट्रिगर है कि लैम्डा का सोर्स क्या रहना चाहिए, वैसे ही डेस्टिनेशन है कि लैम्डा फंक्शन खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए, इसलिए फिर वो डेस्टिनेशन दिया है कि एसिंक्रोनस है कि सोर्स मैपिंग करनी है, आपको एंड में क्या करना है, फेलियर पे एसएनएस टॉपिक यानी एक अलर्ट, ईमेल अलर्ट भेजना है तो उसका डिटेल्स भेज दोगे, या एसिंक्रोनस इन्वोकेशन करना है कि आगे जाके ऑन फेलियर और एक लैम्डा फंक्शन ट्रिगर करना, कि अगर कुछ एक जॉब डेटा वाइज फेल हो गया तो क्या करें। तो ये सब आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ। ठीक है, तो ये अपने लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप एक बड़ा एप्लीकेशन बनाते हो जो पूरा लैम्डा बेस्ड है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डिपेंडेंसीज सेट कर सकते हो कि सक्सेस पे ये चलाए, फेलियर पे ये चलाए, और तब आपका जो एरर हैंडलिंग ऑफ योर पाइथन कोड है, ट्राई एक्सेप्ट लॉजिक जो अपन ने बहुत देखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस एरर पे क्या करना है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लिंक्ड है।
पाइथन और ये बहुत ही लिंक्ड है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपन ने। तो डेस्टिनेशन का मीनिंग ये हो गया। अभी आप जब यहाँ नीचे जाते हो तो एक ऐसे VS कोड समान एक एडिटर खुलता है जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। यहाँ पे आपको आपका फंक्शन दिख जाता है, ये है फंक्शन। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आपको पूछता है कि क्या इवेंट दूं, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे दो चीजें समझने लायक है। आप देखोगे कि ये हमेशा फंक्शन, नेम में ही लैम्डा फंक्शन है, ठीक है, तो हमेशा ये फंक्शन ही ट्रिगर करेगा। अगर मैंने यहाँ पे इफ नेम मेन लिख दिया और यहाँ पे मैं बोलूं प्रिंट, ठीक है, अब मैं इसको, अब ये ऑटो सेव नहीं होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक दिखता है चेंजेस आर नॉट डिप्लॉयड, तो डिप्लॉय करना पड़ता है। अब जब ये डिप्लॉय हो जाएगा यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा, यानी ये कोड नया अपडेट सेव हो गया है। अभी जब मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो टेस्ट करते वक्त मुझको पूछता है कि इवेंट बनाई एग्जाम्पल, तो अभी कुछ भी लिख देते हैं सैंपल और इसी को रन कर देते हैं, ठीक है। और आपको अगर ये इवेंट शेयरेबल रखना है तो शेयरेबल भी रख सकते, ठीक है, सेव। अभी तक कोई चार्ज नहीं लगा है, ये सब फ्री है, ओके। अभी मैं ये जब रन कर रहा हूं तो चार्ज लगा। अभी आप देखोगे ये सैंपल इवेंट था, रिस्पॉन्स उसने फंक्शन के अंदर का दिया है, उसने सार्थक प्रिंट नहीं किया, ओके। तो ये हमेशा फंक्शन को ट्रिगर करता है, ये उसके नीचे आपने इफ नेम में कुछ लिखा है नहीं, नहीं ट्रिगर करता, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैम्डा फंक्शंस है तो फंक्शन ही ट्रिगर करेगा, ठीक है। अभी इसमें आपको स्टैट्स मिलते हैं, देखो ये एक आईडी है, ये लैम्डा फंक्शन का रन आईडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ट्रैक करना है कि आपका लैम्डा फंक्शन सक्सेस हुआ फेल हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको बताता है कि कितने सेकंड चला, 18 मिली सेकेंड्स, और इसको मेमोरी आपने एलोकेट की 128, ये डिफॉल्ट है, इसने यूज की सिर्फ 33 MB, ओके। तो ये काम आता है आपको मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, क्योंकि यानी अननेसेसरी क्यों ज्यादा मेमोरी देनी है अगर आपके कोड को लगता ही नहीं है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसमें भी आप ये सब चीजें जो है ये यहां से देख सकते हो, जैसे मॉनिटर हमने एक रन किया तो मॉनिटर में जाएंगे तो यहाँ पे एक रन आ जाएगा उसका, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे आना चाहिए, थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है। यूजुअली वो थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पे दिखता है, अगर यहाँ पे नहीं दिखा तो आप यहाँ पे लॉग्स में क्लिक कर सकते हो। क्लाउड वॉच एक लॉगिंग सर्विस है, तो AWS के सारे लॉग्स ना क्लाउड वॉच में दिखते हैं, और ये हमने पहले देखा था जब अपन अलार्म सेट कर रहे थे, ठीक है, बिलिंग अलर्ट सेट किया था हमने यहाँ से इन अलार्म्स में, ओके। तो ये यहाँ पे, और फिर ये जो हमने रन किया ना वो यहाँ पे लॉग हो गया है, देखो लॉग ग्रुप AWS लैम्डा, आपके लैम्डा फंक्शन के नेम से लॉग ग्रुप बनेगा, ओके। लॉग ग्रुप एक कुछ नहीं, लॉजिकल नेम है जिसके अंदर आपके लैम्डा फंक्शन के सारे लॉग सेव होंगे, ठीक है। अभी आप इस पे जाओगे तो ये जो अपन को वहां पे दिख रहा था वही दिखेगा यहाँ पे एग्जैक्टली, ओके। तो मॉनिटरिंग आप वहां से भी कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन बहुत बार क्या होता है आपके फंक्शन तो बैच जॉब के थ्रू चलते हैं, तो आप ऐसे कमांड लाइन से इन्वोक नहीं कर रहे हो यहाँ पे UI में, है ना, तो बहुत बार आप यहाँ पे नहीं चेक कर पाओगे ऐसे इस वे में कि क्या एरर रिजल्ट था, ठीक है। अभी ये चले भी गया, है ना, रिफ्रेश करने पे। तो बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग में जाके क्लाउड वॉच, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लॉग्स कैसे चेक करना है ये इससे कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं फिर से टेस्ट करता हूँ, फिर से चल गया, ये यहाँ पे बताएगा मुझको, और क्लाउड वॉच में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, एक नया बन जाना चाहिए, शायद बनेगा थोड़ी देर में, या तो इसमें अपेंड हो जाता है, हाँ हो गया अपेंड, ठीक है। तो ये देखो ये 927 को चला था, ये 930 को चला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग के लिए। अब वापस जाते हैं कोड, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो प्रॉपर्टीज देखो, ये पूरा जो कोड था ये ये लैम्डा फंक्शन ने खुद पैकेज कर दिया, उसका पैकेज साइज ये था, ठीक है। उसने खुद उसको चेकसम कर दिया और फिर कब मॉडिफाई किया था वो सब बता दिया। अब ये इंपॉर्टेंट टैब है, ठीक है, रन टाइम, आप पाइथन यूज कर रहे हो, हैंडलर, ये हैंडलर इज योर एंट्री पॉइंट ऑफ द लैम्डा फंक्शन। तो यहाँ पे देखोगे लैम्डा फंक्शन और लैम्डा हैंडलर वैसा ही कॉलिंग है, लैम्डा फंक्शन डॉट लैम्डा हैंडलर, ठीक है। ये इसका कुछ भी नेम चेंज कर सकते हो। अभी मैं इसको
ये कर दूं अगर ट्राई आउट, ठीक है, एडिट, ये डिप्लॉय नहीं किया मैंने, सॉरी, ये डिप्लॉय कर देंगे और उसके बाद मैं इसको टेस्ट करूंगा तो ये चल जाएगा, ठीक है, चल गया सक्सेसफुल। तो नेम कुछ भी हो सकता है, लैम्डा फंक्शन का भी नेम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जाके मैं रीनेम कर दूंगा फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे जाके भी मैं, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डिप्लॉय कर देंगे एंड देन यहाँ पे आके ओके, हो गया, अभी टेस्ट करेंगे, चल गया, ठीक है। तो नेमिंग पे नहीं जाना है, दिस इज योर एंट्री पॉइंट, मेन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, हैंडलर, ओके। फिर रन टाइम का एआरएन वगैरह है, ये ठीक है, ऑटो अपग्रेड रन टाइम वर्जन, रन टाइम कैसा है कि पाइथन के नए नए वर्जन आते रहते हैं, राइट। तो बहुत बार क्या होता है, पहले उन्होंने ये ऑप्शन दिया नहीं था, तो लोग पुराने वर्जन पे ही रह गए, 3.7 3.8 वगैरह पे। तो बेटर है कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज करो, तो बहुत बार रह जाता है, इसलिए ऑटो अपग्रेड का फंक्शनैलिटी दे दिया है उन्होंने। अगर आप श्योर हो कि आपका पाइथन का कोड फटेगा नहीं नए वर्जन में पाइथन के, डेफिनेटली एनेबल एनेबल कर दो, ठीक है। अभी लेयर्स, लेयर्स का कंसेप्ट मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अभी ये इतना समझा है ना, ये आपका प्लेन पाइथन नोटबुक है, ये आप कोड है, ठीक है। एक क्वेश्चन है सार्थक, हाँ जैसे अब हमें लैम्बडा का फंक्शन डिफाइन हो रहा है हाँ, और वो चलाएगा सिर्फ वो फंक्शन, है ना, एक तरीके से। करेक्ट, तो मैं अगर पाइथन का कोड भी लिख रहा हूँ तो उस पाइथन के कोड में अगर मैं लैम्बडा का फंक्शन इन्वोक करता हूँ, हाँ तो वो जिस पॉइंट पे लैम्बडा फंक्शन इन्वोक होगा, उसको जो भी मैं मान लो उसको पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, तो वो हाँ बाकी का कोड एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा, सीधा वो फंक्शन के ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा? मान लो मैंने ऐसे 5 स्टेप लिखे हाँ, कि रीड वैल्यू ए, रीड वैल्यू बी, ठीक है। हम्म, अब उसके बाद में मैं लैम्बडा फंक्शन बना रहा हूँ जो इनपुट ए और बी दे रहा है और उसका हाँ, स्क्वायर का कैलकुलेट करके आउटपुट देने वाला है। तो उस करेक्ट, केस में विल इट डायरेक्टली ट्राई रीचिंग दैट लैम्बडा फंक्शन, पर उसको वैल्यू कैसे उठाएगा? सही क्वेश्चन है, ठीक है। ए स्मॉल, हाँ, तो क्या होता है इसमें, ये इंपोर्ट जेसन तो किया ही है ना, जेसन इंपोर्ट हुआ है, तो ये लैम्डा फंक्शन के ऊपर जितने भी चीजें रहेगी ना वो सारी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इफ नेम ओके के अंदर वाला नहीं होगा, ओके। लैम्डा फंक्शन के ऊपर चाहिए सब कुछ, जो भी कॉल आउट है ना अच्छा, आपका, ट्राई आउट, उसके ऊपर। अभी जब मैं ओके इसको रन करूंगा तो ये कर लेगा, देखो, ठीक है, और फिर से रन करता हूं तो जल्दी हो जाता है, देखो ओके 2 मिली सेकेंड्स। क्यों हो रहा है? बहुत सही सही क्वेश्चन है अभी, बहुत ही एकदम, क्यों बताऊं। ये जो है ना लैम्डा फंक्शन, ये अच्छा, ये सारी चीजें ना सेव कर रहा है, कैश कर रहा है, ओके। तो सब्सिक्वेंट रन्स बहुत क्विक हो जाता है, देखो, बहुत क्विक है। अगर मैं यहाँ पे C = 100, D = 1000, अभी इसको मैं पहली बार जब चलाऊंगा ना तो देखना, डिप्लॉय, टेस्ट, ठीक है, 3 मिली सेकेंड्स, लेकिन अब तुरंत चला दूंगा, देखो, ठीक है, बहुत क्विक चलता है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर की वैल्यूज कैश कर रहा है, तो बहुत, ये क्या होता है, जो कंसेप्ट है इसका, वो क्यों रखा है, क्योंकि जब लैम्डा फंक्शन चल रहा है, आपका मेमोरी और स्पेस सब आपने कंसिस्टेंट रखा है, तो ये जाता है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक सर्वर पे जा रहा है, तो वो कुछ देर के लिए वो सर्वर का स्पेस रिजर्व रखता है, कि इन एंटीसिपेशन कि और एक बार हिट करेगा क्या ये, और एक बार आएगा क्या एक नया एग्जीक्यूशन, ओके। तो ओके उन्होंने ये स्पेस या वेरिएबल्स को सेव करते हो, ताकि सब्सिक्वेंट जो हिट्स है वो बहुत जल्दी हो। तो ये क्यों किया है उन्होंने? तो ये इसलिए किया है क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन अगर आप पकड़ते हो, राइट, अगर आप सोचो 1000 लैम्डा फंक्शंस पैरेलल में चलाना है, और हजारों में से आप डेटाबेस कनेक्शन नहीं कर पाओगे, फिर क्या होगा, डेटाबेस ओवरलोड हो जाएगा, है ना।
तो उन्होंने क्या किया है, आप कनेक्शन जो भी ऑब्जेक्ट लिखते हो वो बाहर लिखो, ऐसा कनेक्शन टू डीबी इक्वल टू जो भी आपका फंक्शन, ओके, एबीसी, यानी यहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर सकते हो, ठीक है। एक फंक्शन लिखा आपने कनेक्शन के लिए ऐसा ही, और इसको कॉल किया, तो ये जो है ना ये सेव हो गया टेम्पररीली। अब क्योंकि ये फंक्शन के बाहर है, आपका जो लैम्डा फंक्शन है उसके बाहर है, ये परसिस्ट होगा थोड़ी देर के लिए, ये हमेशा के लिए परसिस्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ देर के लिए होगा, कुछ मिनट्स के लिए। तो उस बीच अगर जितने भी लैम्डा फंक्शन हिट होंगे ना, वो यही लेंगे कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अच्छा कि आपने पूछा, क्योंकि ये शायद मैं कवर नहीं किया रहता था। ओके, ये समझा है ना? हाँ ध्यान है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लैम्डा फंक्शंस जब आता है ना, तब ये चीज आती है। और अभी जैसे ये बोल रहे हो ना कि थोड़ी देर के लिए एक्टिव रहता है, मान लो 2 मिनट 3 मिनट के लिए, हाँ, पर उस डेटाबेस के ऊपर मेरी जो नंबर ऑफ क्वेरीज है, थोड़ी एवरी क्वेरी इज बिट हैवी, तो वो करेक्ट। हर बार उसको फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा कि अगर टाइम उसका ओवर ये नहीं नहीं होएगा नहीं तो। नहीं, क्योंकि वो स्टिल एक कोई भी आपका एक जॉब एक्टिव है अभी, एक कोई लैम्डा फंक्शन, दैट मींस दिस डेटाबेस कनेक्शन इज स्टिल एक्टिव एंड बीइंग यूज्ड समवेयर, है ना। तो वो नया कनेक्शन नहीं करेगा। हाँ, वो जब आपने एक सपोज 10 मिनट बाद किया और कोई भी लैम्डा फंक्शन नहीं चल रहा है, एंड आपका ये जो 10 मिनट बाद का लैम्डा फंक्शन है वो पहला लैम्डा फंक्शन है, तो वो चेक करेगा कि अच्छा ये वेरिएबल्स है क्या, कहीं पे नहीं है, तो ठीक है चलो बना लेते हैं बस। ठीक है ना? या ना, वो जब आप ट्राई आउट करोगे ना तो शायद आपको जमेगा ये, लेकिन उसका हाँ टाइम आया, उसको नहीं समझा पता समझा। है, कितना टाइम के लिए परसिस्ट करता है वो नहीं पता। लेकिन कोई एक लैम्डा फंक्शन भी चल रहा है ना, अगर पैरेलल में 1000 चलाए, 999 खत्म हो गए, लेकिन जो एक लास्ट वाला है वो 1 घंटा चला, तो ये जो डिटेल्स है ना वो 1 घंटे एक्टिव रहेगा। ओके, अब लेकिन उसमें कैच क्या है, आपने ये कैसे लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। बहुत बार डेटाबेस कनेक्टिविटी जब एस्टेब्लिश करते हैं कोड में, तो आपको टाइम आउट मेंशन करना पड़ता है। तो आपने इंश्योर करना है कि वो जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का जो टाइम आउट है, दैट मैचेस योर लैम्डा टाइम आउट, राइट। तो वो एक स्वीट स्पॉट आपको लैंड करना पड़ेगा वहां। राइट राइट। हाँ अब इसमें सॉरी हाँ हाँ सर तक एक बात है। अब जैसे एक फंक्शन में मैं कुछ लिख रहा हूँ, ईटीएल का पार्ट कर रहा हूँ, एक फाइल आया S3 में, हाँ उसको RDS में राइट करना है कुछ लॉजिक, ईटीएल लॉजिक से। हाँ। अब मैंने तो वो फंक्शन जब चलाऊंगा लैम्बडा का, हम्म तो अगर वो डेटाबेस का जो प्रोसेसिंग है, एक्चुअली अभी क्या होगा, फाइल से डेटा रीड करने के बाद वो डेटाबेस में कुछ कर रहा है और हम्म उसको 2-3 घंटे लिया, तो फिर वो टाइम लैम्बडा में कंसिडर होगा क्या, क्योंकि इट्स रनिंग दैट प्रोग्राम। नहीं नहीं नहीं, भले कंसिडर होगा पूरा टाइम कंसिडर होगा लैम्डा जितना चल रहा है। लेकिन क्या होगा अगर आरडीएस का जो कनेक्शन है ना, वो क्योंकि आपने बाहर लिखा है, देखो पाइथन में फंक्शन, ये जो इश्यू है ना, क्यों है, फंक्शन के अंदर जो भी लिखते हो ना वो फंक्शन से ही लिव्ड रहता है, लाइफ उसकी फंक्शन से ही रिलेटेड रहती है। करेक्ट हाँ। और जो बाहर लिखते हो वो फंक्शन के बाहर भी अलाइव रहता है जब तक कोड चल रहा है। ओके। कोड तक हाँ। हाँ कोड वो सारे हाँ वेरिएबल्स वगैरह जो भी है मतलब आपके, हाँ, हाँ। तो इसलिए ये सब ग्लोबल हो जाता है उसके लिए। अब ये जब ग्लोबल हो गए, तो AWS ने ये सारे परसिस्ट करने का सोचा है जब तक सारे फंक्शंस कंप्लीट ना हो जाए, और ये शेयरेबल है अक्रॉस, यानी ये आप दूसरे लैम्डा फंक्शंस में भी कर सकते हो। लेकिन आपके यूज केस में जैसे आपने 3 S3 फाइल्स लगाई और तीनों S3 फाइल्स को आप आरडीएस में राइट कर रहे हो, अब आपको डेटाबेस पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि यार वो 3 फाइल एक साथ हैंडल कर पाएगा क्या, लॉकिंग तो नहीं होगा क्या, वैसा वो सब। लेकिन लैम्डा को नहीं पता वो सब, लैम्डा फायर कर देगा, आपको एरर मैसेज आ सकता है ना। लेकिन आपको दोनों साइड से सोच के ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है। तो तो अभी सपोज ये लैम्बडा फंक्शन, मैं ये सोच रहा हूँ कि कितना टाइम तक रन हो रहा है, उसका कुछ कॉस्ट से लेना देना है क्या इसमें? है ना, 100% है। देखो अभी देखेंगे अपन, अभी अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट टाइम, ठीक है, इंपोर्ट टाइम कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं करता हूँ टाइम डॉट स्लीप 10 सेकेंड्स, ठीक है, डिप्लॉय। क्योंकि वो बोल रहा है ना 1 मिलियन रिक्वेस्ट फ्री है, लेकिन उसके रिक्वेस्ट के हाँ अंदर सही बात हम है। अलग अलग सर्विसेज कॉल करेंगे, डेटाबेस वो तो कंसिडर करेक्ट होगा ना करेक्ट। ऐसे। देखो अभी यहाँ पे बोला टास्क टाइम आउट 3 सेकंड का है,
तो बाय डिफॉल्ट 3 सेकंड का लैम्डा का टाइम आउट है, तो हमको पहले बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पहले पेज पे ही दिखा है टाइम आउट 3 सेकंड्स। ओके, मैं इसको एडिट करता हूँ, तो ये पेज भी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पेज है, इस पे अपन नेक्स्ट जाने लेते हैं, लेकिन अपन देख लेते हैं अभी। मैं तो सार्थक इसमें जाने से पहले एक क्वेश्चन था। हाँ तो अगर कोड में हाँ मैंने फर्स्ट फंक्शन से सेकंड फंक्शन कॉल किया, हाँ, तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा लैम्बडा? नहीं नहीं चलेगा, क्योंकि वो फंक्शन से रिलेटेड है ना। मतलब जैसे कि मैं जब कोडिंग करता हूँ, जब मैं एक्चुअल कोड लिखता हूँ, मैं फंक्शंस बनाता हूँ ना, 10-12 फंक्शन बनाता हूँ, हाँ, तो मैं पाइथन में एक फंक्शन तो नहीं करूंगा ना, कि सिर्फ मुझे उतना ही नहीं है ना, जैसे कि मुझे नहीं नहीं, सही इसको बात है। डिफाइन फंक्शन वन समथिंग, हम्म, डिफाइन फंक्शन टू समथिंग। हम्म। हाँ, तो अगर मैं फंक्शन 1 फंक्शन 2 कॉल नहीं कर सकता क्या मेरे मेन फंक्शन में? कर सकता है ना। हाँ, ये तो यहां से, वो ये अगर मैंने ऐसा किया और यहाँ पे मैंने फंक्शन वन कॉल कर दिया, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो। अच्छा, बट फंक्शन शुड बी अबाउ दैट ओनली, मतलब हाँ, अगेन उसके नीचे नहीं लिखना पड़ेगा। करके देखते हैं, ठीक है, करके देखते हैं, डाउट डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे फंक्शन टू, ठीक है, अब ये टाइम आउट भी चेंज करना पड़ता है। हटा देते हैं, डिप्लॉय, ठीक है, ये चल गया। क्यों? फंक्शंस तो तुम नीचे करो ऊपर करो, अपन ने देखा था, कहीं हाँ, पे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। है ना। तो फंक्शन फंक्शन है, लेकिन ये इफ नेम नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो फंक्शन नहीं है ना। हाँ, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये एक है, अपन अब टाइम आउट हटा देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, एकदम ही जबरदस्त, ठीक है। पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन, एडिट, डिस्क्रिप्शन डाल दो, कुछ भी नहीं, ठीक है। और फिर मेमोरी, अभी आप देखोगे आपने मेमोरी तो मिनिमम 128 है, देखो सेट मेमोरी बिटवीन 128, लेकिन ये जाती है 10 GB तक, 10 GB तक ले जा सकते हो इसको। ओके, एफिमेरल स्टोरेज क्या है? टेम्प स्टोरेज स्लैश टीएमपी, जो आप यूज कर सकते हो, और ये भी जाती है 10 GB तक, 512 से 10 GB। ओके, क्या होता है ये, जब आपको टेम्पररी फाइल्स राइट करनी है 10 GB तक की, और फिर उसी को रीड करनी है दूसरे फंक्शन में, यानी दूसरे फंक्शन यानी सेम कोड के दूसरे फंक्शन में, तो आप ये सब यूज कर सकते हो स्ट्रेटेजीज। ओके, तो 10 GB इज द लिमिट, ये लिमिट्स आते हैं, ठीक है। एंड ये लिमिट्स डिफाइन करते हैं कि इज लैम्डा फंक्शन सुटेबल फॉर योर यूज केस और नॉट। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिमिट्स हमेशा याद रहनी चाहिए। अगर आप डेवलपर हो और आपने बोला है कि आपने लैम्डा फंक्शन पे काम किया है, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि लिमिट्स क्या है लैम्डा फंक्शन। ओके, इंटरव्यू में तो आगे वाले ने अगर काम किया है ना हैंड्स ऑन, तो वो ये बता पाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना, ठीक है। अब स्नैप स्टार्ट, तो ये क्या होता है स्नैप स्टार्ट? क्या होता था पहले, जावा के एप्लीकेशंस जो थे ना, वो बहुत टाइम लगाते थे स्टार्टअप में, और जिन्होंने जावा पे काम किया, शायद शेखर बता पाएगा कि यानी वो जो स्टार्टअप टाइम है ना, वो बहुत रहता है जावा का एप्लीकेशन का। तो इन्होंने एक फंक्शनैलिटी डाली ये पेन एरिया देख के कि स्नैपशॉट स्टार्ट, तो वो जावा के रन टाइम अगर सिलेक्ट करते हो पाइथन की जगह पे एंड कोड लिखते हो जावा में, तो उसको वो कैश कर सकता है, ताकि आपका स्टार्टअप टाइम बहुत क्विक हो, विद इन सेकेंड्स हो जाए। तो ये उन्होंने नया फंक्शनैलिटी ऐड किया था कुछ सालों पहले। ओके, इसका चार्ज है अलग से, तो जब जरूरी हो तभी करो, ठीक है। अभी टाइम आउट मैक्सिमम कैन बी 15 मिनट्स। ओके, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर सपोज आपका एक बैच जॉब है, आपका ईटीएल प्रोसेस है जो आधे घंटे चलने वाला है, तो आप लैम्डा फंक्शन पे कभी रन नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तो ये लिमिट्स के कारण लैम्डा फंक्शन कुछ ही यूज केसेस में काम आ सकता है, बिग डेटा एप्लीकेशंस में नहीं आ सकता। बिग डेटा एप्लीकेशन में अगर आपकी 12 GB की फाइल है, कैसे करोगे रीड 10 GB की मेमोरी में, राइट। तो कुछ कुछ लॉजिकली हमको आर्किटेक्ट करते वक्त डिफाइन कर देना रहता है कि नहीं यार, लैम्डा फंक्शन इस यूज केस के लिए नहीं है सही, ठीक है। और प्लस आपको स्केलेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी पहले ही डिसाइड कर लेना है, क्योंकि अगर सपोज आप बोल रहे हो यार मेरी फाइल तो 8 GB की है, और अभी वो रन हो रही है 13 मिनट में, तो यू आर स्टिल क्लोज टू द बफर, राइट। कि 13 मिनट और 15 मिनट क्या ही डिफरेंस, कभी अगर कुछ फाइल में अगर 10 GB की आ गई गलती से, तो क्या,
तो ये सब चीजें कंसिडरेशन के हिसाब से करनी है। ओके, तो हमेशा से याद रखना है। अब यहाँ पे दूसरा भी एक पॉइंट है, जो प्राइसिंग है ना वो इसके हिसाब से चेंज होगा। ओके, क्योंकि ये आपको याद होगा कि 400 के जीबी पर सेकेंड मेमोरी है ना, लेकिन अब अगर आप असाइन कर रहे हो 10 जीबी मेमोरी और 10 जीबी एफएमआरएल, तो वो चेंज होती है, वो जल्दी कंज्यूम हो जाती है ना। यानी आप अगर देखोगे, अगर आपने मिलियन लैम्डा फंक्शन ट्रिगर किया तो आप फ्री टियर में नहीं रहोगे, आप बढ़ जाओगे उसके आगे। तो वो सब ध्यान रखना है, ठीक है। अभी के यूज केस के लिए अपन मिनिमम कर देते हैं इसको, ठीक है। अपने यूज केस में जरूरत नहीं है। तो ये टाइम आउट क्या मतलब, जितना टाइम वो लैम्डा फंक्शन रन हो सकता है ये है रन क्या? हो सकता है, करेक्ट। तो एक्टिव भी रहा 15 मिनट के ऊपर वो बंद हो जाएगा? वो बंद हो जाएगा। जैसे अपन ने अभी देखा 3 सेकेंड्स डिफॉल्ट था, मैंने टाइम बराबर। दिया 10 सेकंड का, तो वो फट गया, वहां पे बोलता है कि नहीं टाइम आउट रीच हो गया। ओके। हाँ, तो ये डिफॉल्ट 3 है। अगर तुमने क्लाउड फॉर्मेशन से सेट नहीं किया तो 3 ही सेकंड चलेगा। ओके, ओके। हाँ, अभी इसको अपन 1 मिनट कर देते हैं, अपना 1 मिनट बहुत है, ठीक है। सेव। अभी जब यहाँ पे जाते हैं तो ये अपडेट हो गया पूरा। अब मैं वापस कोड में जाऊंगा और ये टाइम स्लीप 10 है, टेस्ट करूंगा तो ये चल जाएगा, 10 सेकंड चलेगा ये, तो ये चल रहा है। ओके, एंड क्लाउड वॉच में फिर से ये लॉग बने बने होंगे यहाँ, ये देखो ये लॉग बनते जा रहे हैं, जितनी भी बार मैं रन कर रहा हूँ लॉग बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है, ओके चल गया। अब यहाँ देखोगे ये इसने मेमोरी उतनी ली, लेकिन बिलिंग जो है वो ज्यादा है आपका, ठीक है। तो ये बढ़ जाता है, तो इसके लिए आपको उतना ही टाइम आउट देना है जितना का आपको चाहिए और थोड़ा बफर, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है आपका मेमोरी यूजेज और बिल्ड ड्यूरेशन। देखो बिल्ड ड्यूरेशन ये चेंज होता रहेगा। ओके, तो ऐसा है। फिर मेन, ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट करेक्ट रहता है क्या? करेक्ट करेक्ट, हम्म। सबके अलग रिक्वायरमेंट रहते हैं, तो सबके प्रोग्राम से डिपेंडेंट ही हमने ये सेट करना है। जैसे आप अगर डेवलप कर रहे हो एक कोड, आपको पता रहना चाहिए कि कितना हिस्टोरिकली डेटा आएगा और कितना बढ़ते जाएगा, वो सब ध्यान में रखते हुए आपने आर्किटेक्ट करके यहाँ पे डाल देना है। तो कॉम्प्लेक्स तो है क्योंकि नहीं इतने अरे सारे ये जॉब्स रहते हैं। नहीं, लेकिन ये जो है ना, ये कंसेप्ट जो है ये सभी केसेस में आता है, ठीक है। देखो रवि और सब जो भी है ये कॉल पे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है यूज केस रिलेटेड, तो ये सब चीजें आपने पूछनी है, ठीक है। कितना डेटा आएगा, किस फॉर्म में आएगा, क्या शेड्यूल रहेगा डेटा का, ठीक है। इंक्रीमेंटली कितना डेटा बढ़ेगा ईयर ओवर ईयर, ओके। फिर चेंज डेटा कैप्चर या एससीडी परफॉर्म कर रहे हो क्या, ठीक है। एससीडी वो और सीडीसी आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, वो अलग नहीं, इसमें ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जैसे एक जॉब में अभी डेली सपोज 10 मिनट लग रहा है, हाँ बट हमने कॉन्फ़िगर किया, बट कभी कभी क्या होता है कि एकदम से वॉल्यूम बढ़ जाता है किसी कारण से। हाँ हाँ, कोई, तो उस केस में सपोज जॉब फिर वो फटना शुरू हो जाएगा ना, अगर 15-20 मिनट करेक्ट चलने लगे। तो करेक्ट। ऐसा कुछ उसके अपने आप यूज अब कर ज्यादा सकते कम ज्यादा हो? नहीं, तो उसके लिए फिर आपको दूसरा एक लैम्डा, ये फिर मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा। देखो लैम्डा में ऑटो स्केलिंग फंक्शनलिटी नहीं है, ओके। वो आप जो फिक्स्ड है वो है। अगर आपको पता है कि आज के दिन मेरा लोड ज्यादा आने वाला है, तो आप फिर उस हिसाब से मॉडिफाई करो। लेकिन बहुत बार क्या करते हैं ये लोग, यानी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, जैसे मैं भी, मुझको पता है कि नया डेटा सेट आ रहा है, अब इसका हिस्टोरिकल लोड एक आने वाला है जो बहुत बड़ा है, 100 जीबी की फाइल है, लेकिन जो इंक्रीमेंटल जो डेली आने वाला है वो 100 MB की फाइल है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिमिलर कोड लिखता हूं, ठीक है, ये ऐसा ही कोड लिखता हूं मैं, लेकिन फिर इस कोड को मैं ग्लू पे डाल देता हूं, और फिर जब भी हिस्टोरिकल लोड आता है वो मैं ग्लू पे चलाता हूँ, क्योंकि वो उसमें ये सब चीजें नहीं है टाइम आउट वाली, तो वो चल जाता है वहां पे। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड इसको मैं शेड्यूल करता हूँ डेली बेसिस पे। तो वैसे स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो, लेकिन लैम्डा में नहीं चला पाओगे वैसा विदाउट अपडेट। वो हम देखेंगे वहां पे ग्लू में जब जाएंगे तब। तो ये लेकिन लिमिटेशंस ग्लू में भी, ये लिमिटेशंस मेमोरी की और टाइम आउट की ग्लू में नहीं है। ग्लू में अलग इश्यूज है, ठीक है। ग्लू इज रिलेटेड टू मोस्टली कॉस्ट, क्योंकि वहां पे अगर सही से नहीं डाला ना तो बिल आएगा हजारों डॉलर ज्यादा, मिलियंस में जा सकता है। तो वो थोड़ा सोच के करना है, लेकिन यहाँ पे आपका मिलियंस ऑफ डॉलर जा ही नहीं सकता बिल, है ना। जा सकता है अगर एकदम ही भारी वाला लिख दिया तो जा भी सकता है, ऐसा नहीं बोलूंगा,
लेकिन रेयर है, काफी रेयर है, ठीक है। अभी तो लैम्बडा इसमें का ये टिपिकल यूज ऐसा केस नहीं कौन कर सा है? सकते क्या कि टिपिक आ, हाँ तू कुछ इनपुट जैसे तू बोल रहा था ना 100 GB की फाइल है, तो हाँ, एक फंक्शन है कि वो रीड करेगा कि तेरा क्या मेमोरी है, उस हिसाब से कॉन्फ़िगर नहीं होता क्या है? नहीं तो वो कर सकते हो, देखो कैसा है। ये सब कुछ जो भी AWS पे हमने देखा, बोटो से ड्राइव कर सकते हो, AWS CLI से कर सकते हो, क्लाउड फॉर्मेशन से कर सकते हो, राइट। हम्म तो अगर तुमको स्मार्टली हैंडल करना है तो तुम बोटो से नेक्स्ट लैम्डा फंक्शन का ये चेंज कर सकते हो, मेमोरी और, अच्छा। है ना, और फिर ओके। रिवर्ट बैक कर, वो स्ट्रेटेजीज कर सकते हो, लेकिन आइडियली नहीं करता कोई, ओके। ओके। क्योंकि वो फिर ऑडिट रिलेटेड भी कंसर्न है, राइट, कि तुमने पहले ही राइट। सर्च किया और फिर कोई एक कोड चल रहा है जो दूसरे कोड के रिसोर्सेस को अपडेट कर रहा है, तो बहुत बार ना वो इशू एंटरप्राइज, अगर हो गया तो कुछ हाँ गलत करेक्ट, हो। आर्किटेक्चरली वो सही बात नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स यूज केसेस में बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि वो फंक्शनलिटी है उसकी। ओके। हाँ। और वीर का क्वेश्चन था कि कब ये यूज करना चाहिए। अभी देखो सिंपल है, अभी अपन को लिमिट्स पता चल गई लैम्डा की। लैम्डा की लिमिट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट है 10 GB मेमोरी है मैक्स, ओके, और 15 मिनट का टाइम आउट। ये तो एकदम ही बेसिक उसका लिमिटेशन है लैम्डा का। तो कब यूज करना चाहिए? जब आपका डेटा लेस देन 10 GB हो, कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली इसलिए क्योंकि आपको पता रहे कि अ, ये बढ़ने नहीं वाला है या जो भी है, ओके। और ये इसको एग्जैक्ट 10 GB मत पकड़ो, इसको ऑलमोस्ट 8 ही GB पकड़ो, क्योंकि थोड़ा जब आप ऑपरेशंस करोगे इन इन डेटा सेट्स पे तो थोड़ी एडिशनल मेमोरी लगती है। तो ये एक अच्छा बॉल पार्क है, ठीक है, कि 8 GB पकड़ो। दूसरा है आपका जो पूरा प्रोसेस है, रन्स लेस देन 13 मिनट्स, ओके। तो कैसा है कि थोड़ा बहुत अगर स्पिल ओवर भी हो गया तो 14-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ओके। तो इन दो चीजों के बेसिस पे आप लैम्डा के साथ जा सकते हो, ठीक है ना वीर? हाँ हाँ। तो हाँ, इन शॉर्ट लैम्बडा का स्केलेबिलिटी कमी है कमी है, काफी हद तक। कमी है। हम्म। एंड प्लस दूसरा एक एडिशनल फंक्शनलिटी है, पैकेजेस। वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अगर आप कॉम्प्लेक्स पैकेजेस यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये अपन पहले ये रीड थ्रू कर लेते हैं। ट्रिगर्स, ट्रिगर्स हमने देखा, ये यही टैब है, दिस इज शॉर्टकट, ये ट्रिगर्स का। परमिशन, हाँ ये सही है। देखो देखो मैंने रोल ना बनाया इन, या ना AWS को बोला कि मेरे लिए रोल बना दे, है ना, तो इसने ये रोल बनाया। अभी इसमें आप देखोगे उसने बाय डिफॉल्ट मुझको क्लाउड वॉच लॉग्स पे लॉग बनाने के परमिशंस दे दिए बाय डिफॉल्ट, ओके। तो और फिर इधर देखता हूं मैं तो उसने EC2 का भी दिया है मुझे, ठीक है, ये एक्सेस दिया, ओके। ये एक्सेस क्या है? ये एक्सेस इसलिए है क्योंकि मैं मेरे VPC में रन कर रहा हूं। तो जब मैं मेरे VPC पे रन कर रहा हूं तो इसका जो ये इंटरफेस नेटवर्क है वो अपने VPC से टैग होता है। VPC एक वो नेटवर्क है प्राइवेट क्लाउड का, वो अलग से अपन कवर करेंगे एकदम एंड में ये पूरे कोर्स के, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट दिया है, ये जरूरी है इसके लिए, ओके, इसलिए दिया है उसने। एंड देन बाय एक्शन, तो ये ऐसे लिस्ट कर सकते हो। तो ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि ये जब आप अपना टेम्पलेट बनाओगे ना तो ये सब काम आएगा। ये आप यहां से भी बना सकते हो, यहां से भी बना सकते हो, इसमें भी लिखा होगा, ठीक है। बट सार्थक, हाँ, मेरे VPC में नन नहीं करता, तब भी उसको EC2 तो लगता ही, राइट? EC2 लगता, लेकिन वो कॉन्फ़िगर रहता वो VPC के बाहर वाला, तो तब उस केस में ये नहीं देते वो बाय, EC2 का एक्सेस नहीं देता उसको, फिर वो है ना, वो उनका रन तो इंटरनल। EC2 पे ही करेगा ना। नहीं नहीं नहीं, इंटरनल सर्वर, अब वो नहीं पता मुझको कि वो EC2 पे कर रहे हैं या किसी और पे कर रहे हैं, है ना, वो उनका प्रोप्राइटरी है। ओके। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे VPC में करना है तो मेरे IP एड्रेसेस असाइन हो, है ना। जो भी ये लैम्डा फंक्शन रन होगा उससे जो भी IP एड्रेस असाइंड होगा उस टास्क को, वो मेरे VPC के अंदर रहना चाहिए, तो हाँ, इसलिए ये मुझको यहाँ दिख रहा है। वो समझा। एंड देन आप देखोगे कोई और एक्सेस है ही नहीं इसको, क्योंकि मैंने अभी तक दिया ही नहीं है, S3 कुछ नहीं दिया, ओके। अभी एक काम करते हैं, अभी अपन यहाँ जाते हैं, ओके। पहले देख लेते हैं डेस्टिनेशंस, ये भी वही है, शॉर्टकट था अपना यहाँ पे डायग्राम में।
उसी से रिलेटेड है। फंक्शन यूआरएल ये क्रिएट कर सकते हो, शॉर्टकट एक, यानी किसी को देना है या जो भी है उसके लिए। एनवायरमेंट वेरिएबल बहुत ही बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनवायरमेंट वेरिएबल यानी ये वेरिएबल्स आपके लैम्डा फंक्शन के पूरे एग्जीक्यूशन तक अवेलेबल रहेंगे। नेम नहीं दे सकते, क्रिएटर ये मैंने अगर दी। और एनक्रिप्शन भी कर सकते हो इन सबका। बहुत बार क्या होता है, पासवर्ड्स देते हो आप यहाँ पे, है ना, डेटाबेस पासवर्ड्स, तो पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर लेना सही है हमेशा। ओके, तो एन एन ट्रांसिट भी कभी भी कर लेना सही है, अभी नहीं करते अपन, ठीक है। तो ये ऐसा है। सेव, अभी जब मैंने इसको सेव किया तो ये डिप्लॉय हो गया। फिर कोड में जाता हूं मैं, एनवायरमेंट वेरिएबल रीड कर लेते हैं, ओएस प्रिंट ओएस डॉट गेट, गेट env रहता है शायद, देखते हैं। स्लीप टाइम हट देना चाहिए जी। हाँ यार, स्लीप हटा देना था। हाँ देखो, क्रिएटर आ गया, ठीक है। तो ये स्लीप हटा देते, बकवास। तो एनवायरमेंट वेरिएबल उसके लिए काम आता है। तो यहाँ पे आप कितने भी दे सकते हो, थोड़ा लिमिट हो सकता है इसमें, लेकिन हाँ काफी काफी सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लैम्डा फंक्शंस के एनवायरमेंट आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन था कि हिस्टोरिकल लोड और इनिशियल लोड, तो आप अगर पूरा ही लैम्डा में मेंटेन कर रहे हो तो आप हिस्टोरिकल लोड और इनिशियल लोड के हिसाब से टॉगल भी कर सकते हो लॉजिक। ये सब चीजें यहाँ से एनेबल कर सकते हो। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीपीसी, क्योंकि अपन ने डिफाइन किया था कौन से सबनेट्स और सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह। मॉनिटरिंग, अब मॉनिटरिंग में ये जस्ट इन्फो दे रहा है, क्लाउड वॉच। और फिर एक्सरे, एक्सरे इज डिटेल्ड मॉनिटरिंग, चलो एनेबल कर देते हैं। एक्टिव ट्रेसिंग, एनहांस्ड मॉनिटरिंग सब कर देते हैं। अभी जब मैं ये एक्सरे एक सर्विस है, ओके, एडब्ल्यूएस की, तो ये डिटेल्ड मॉनिटरिंग के लिए यूज होती है। अभी जैसे मैंने ये ऑन किया यहाँ पे, तो अपन परमिशंस में जाते हैं, यहाँ पे ना एक्सरे का भी ऐड कर दिया उसने खुद से। ओके, तो ये ध्यान रख, क्योंकि वो फिर देता है वो परमिशन। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, तो कल अपन ने ट्रस्ट रिलेशनशिप्स देखा था, राइट, तो यहाँ पे वो देगा। नहीं, लैम्डा से ही चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर कोई दूसरी सर्विस रही ना, तो वो यहाँ देता है, ओके। लेकिन यहाँ पे ऐड करते जाता है वो पॉलिसीज, EC2 एक्स एक्सरे, एक्सरे भी देख लेंगे अपन। आ गया ये, ठीक है। और फिर मॉनिटरिंग हो गया, ये एनेबल अभी नहीं तो करना। क्लाउड वॉच से वो जो लॉगिंग कर रहा है, अगर वो लॉग फाइल की साइज बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो भी तो अपने कॉस्ट में ही आएगा, राइट? हाँ हाँ डेफिनेटली। तो बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे जाते हो लॉग ग्रुप्स में, तो एक अभी लॉग ग्रुप दिख रहा है, ये लॉग क्लास, ठीक है, स्टैंडर्ड। अभी मैं अगर इस पे देखो, रिटेंशन नेवर एक्सपायर, ओके। तो बहुत बार क्या होता है, ये सेट करना रहता है अच्छे से आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो वो ओके उसके बाद वो डिलीट कर देगा लॉग को, ओके। ओके। ये जरूरी है, ये क्लीन अप के लिए, इसका कॉस्ट बट बहुत। और अगर वो स्टैंडर्ड मींस स्टैंडर्ड S3 कॉस्ट। हाँ शायद वो करना पड़ेगा, रुक जाओ देखते हैं, चेंज कर सकते हैं क्या। व्यू ऑल एक्सपोर्ट्स टू S3। ऑप्शन तो नहीं दे रहा है यहाँ। इन्फो में क्या दिया है, स्टैंडर्ड इज अ लॉग क्लास फॉर मोस्ट लॉग टाइप्स, दिस लॉग प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव लॉग मैनेजमेंट ऑफरिंग। नहीं, वो स्टोरेज क्लास S3 का नहीं है। S3 का इनफ्रीक्वेंट एक्सेस S3 रिलेटेड हो सकता है, हो सकता है। लेकिन इसको अपडेट करना, यानी जब क्रिएट करता है ना तभी कर सकते हो शायद, ओके। तो हाँ, ये देखना पड़ेगा, ये शायद न्यूली एडेड है, पता नहीं, ओके। लेकिन हाँ, रिटेंशन हमेशा देखना है, ओके। फिर इसे कौन चेंज कर कर देना, अभी होगा तो वहाँ पे एक्सपायर 1 डे। नहीं करने दे रहा ना, अभी वो देखना पड़ेगा। नहीं, रिटेंशन रिटेंशन चेंज कर सकता है ना, उसको एक्सपायर 1 डे कर देना। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, मैं अकाउंट ही डिलीट कर दूंगा 3 महीने में, तो छोड़ो कोई नहीं। हाँ, कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी हमने देखा था ये 10 कॉन्करेंसी अकाउंट लेवल पे, तो ये बढ़ा सकता हूँ मैं। अभी मैं इसको, आई मीन ये एक सपोर्ट केस रेस करना पड़ता है, AWS को बोलना पड़ता है कि मैं 10 से ज्यादा चलाऊंगा, तो वो बढ़ा के देते हैं, 1000 10,000 जो भी है वो बढ़ा देता है। एंड देन रिजर्व कर सकता हूँ इस लैम्डा फंक्शन के लिए। तो अगर मैंने 0 रखा इसको,
और ये कितनी भी बार चला दूं मैं, नहीं चलेगा ये, क्योंकि जीरो है, रेट एक्सीडेड। ओके, तो आप इसी लैम्डा फंक्शन को उन कॉन्करेंसी के स्टोर से दे सकते हो कुछ तो भी अमाउंट, ये आपका रिजर्व्ड है, ये आपके लिए। ओके, यूजुअली नहीं करते, लेकिन क्रिटिकल लैम्डा फंक्शन है तो आप रिजर्व करके रख सकते हो कि भाई 20 तो मेरे ही लैम्डा फंक्शन चलेंगे। बड़ी कंपनीज में आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, दूसरे सिंगल अकाउंट पे मल्टीपल टेनेंट्स रहते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस, तो आपको अपने एप्लीकेशन का क्रिटिकलिटी के हिसाब से अगर उसको कुछ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज देकर रखना है तो देकर रख सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं है। इट्स जस्ट दैट टोटल अमाउंट में से 10 आपके लिए पैसा। ओके, एसिंक्रोनस इन्वोकेशंस। अभी एसिंक्रोनस इन्वोकेशंस अपन देखेंगे कि देखो दो टाइप के इन्वोकेशंस रहते हैं, तो कर ही लेते हैं। एक है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस इन्वोकेशन यानी क्या है, आपको आउटपुट के लिए रुकना है। ठीक है, सपोज मैंने ये फंक्शन चला है, फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट जो था वो एक कुछ जेसन या फाइल था, वो जब तक चल नहीं जाता तब तक मैं वेट करूं, एंड। ठीक है, एंड रिजल्ट जो भी है फंक्शन का जो लास्ट स्टेट है उसके लिए रुकेगा। एसिंक प्रोसेस बोलते हो ना, यानी वो स्टार्ट करेगा और भूल जाएगा, डजेंट मैटर, आपने सिर्फ ट्रिगर करते रहना, आगे का वो सेल्फ हैंडल करेगा। तो आप रुकते नहीं हो इसमें, एसिंक्रोनस इन्वोकेशन में, कि आप चलाते ही जाते हो। ठीक है, तो वो उसको ये बोलते हैं। लेकिन फिर जो इन्वोकेशन है उनको मैनेज कर सकते हो। एंड देन उसके ये बात जो हम देख रहे थे आगे का, कि डेस्टिनेशन, राइट, तो ये एसिंक्रोनस के लिए बहुत काम आता है, कि आपने चला दिया, फिर आपका अगर जॉब सक्सेस होता है फेल होता है, ये उसके हिसाब से वो आगे जो भी चीजें करनी है वो करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसलिए एसिंक्रोनस इन्वोकेशन का ऑप्शन दिया। ठीक है, तो बस, लेकिन मेन पॉइंट वही है, स्टेटस अगर रुकना है तो सिंक्रोनस बोलते हैं उसको, स्टेटस के लिए अगर नहीं रुकना है और सिर्फ चला के भूल जाओ है तो एसिंक्रोनस बोलते हैं। ओके, तो उससे रिलेटेड है एसिंक्रोनस के, यानी मैक्सिमम एज, यानी एक बार आपने ट्रिगर किया तो मैक्सिमम वो जो ट्रिगर है वो 6 घंटे के लिए एक्टिव रह सकता है, 2 रीट्राई अटेम्प्ट्स मारेगा। इधर आप चेंज कर सकते हो, आप इसको कम भी कर सकते हो, रीट्राई अटेम्प्ट्स 2 मैक्स है उतना कर सकते हो, 0 रीट्राई भी कर सकते हो, और डायरेक्ट डेड लेटर क्यू। तो यानी डेड लेटर क्यू क्या होता है, अगर फेलियर आता है तो क्या करना है, और एक क्यू बनती है एसक्यूएस में, सिंपल क्यूइंग सर्विस, तो एक मैसेज उसमें ड्रॉप कर देता है वो डेड लेटर क्यू में, और फिर वहां से वो पोलिंग करके दूसरे लैम्डा फंक्शंस या जॉब्स उठाते हैं, तो वो अलग स्ट्रेटेजी होगी। तो ये एडवांस लेवल में आता है, तो अभी के लिए अपन रहने देते इसको। कोड साइनिंग अगेन ये सिग्नेचर्स वगैरह से रिलेटेड है। ओके, एडिट पे जाके देख लेते एक बार, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस और ये सब डाले हैं अपने इसमें तो ये यहाँ पे पॉपअप हो जाएंगे। ठीक है, और आरडीएस डेटाबेसेस, अभी अगर आपको कनेक्ट करना है कोई डेटाबेस को, जैसे हमने कनेक्ट फंक्शन लिखा था वहां पे, आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपका कोई आरडीएस डेटाबेस है ऑलरेडी, और अगर या तो आपको बनाना है नया, अगर आरडीएस बनाना है तो बना सकते हो, और इस लैम्डा फंक्शन को उससे टैग रख सकते हो। क्या होता है इससे, इससे ये होता है कि आपका आरडीएस में कुछ चेंज होता है तो आप ट्रिगर भी कर सकते हो लैम्डा को, एंड देन ये कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है तो आपको कनेक्शन से रिलेटेड कोई फंक्शन नहीं लिखना है, आपको इस कनेक्शन को ही कॉल करना है। तो ये सब चीजें एनेबल हो जाती है फिर, क्योंकि बहुत बार क्या होता है डेटाबेस में अपडेट्स रिलेटेड भी कुछ चीजें करनी रहती है डाउनस्ट्रीम, तो ये सब आप इधर से कर सकते हो। फाइल सिस्टम्स, एडिशनल फाइल सिस्टम्स आप ऐड कर सकते हो। ईएफएस करके एक फाइल सिस्टम है अमेजोन का, बहुत ही पावरफुल है, इसका फुल फॉर्म है इलास्टिक फाइल सिस्टम, बहुत कॉस्टली भी है। ठीक है, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी यूज करती है ईएफएस, तो ईएफएस पे सब लोग डेटा स्टोर करते हैं, एंड इस ईएफएस को आप हजारों कंप्यूटर पे माउंट कर सकते हो। तो इसका फंक्शनैलिटी वही है कि थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स पे आप विथ वेरी लेस लेटेंसी ऐड कर सकते हो, और रियल टाइम अपडेट्स होते हैं। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में शायद ये काम आए, और आप फिर अगर आपकी फाइल ईएफएस पे ड्रॉप हो रही है तो आप लैम्डा फंक्शन में वो अटैच कर सकते हो माउंट, ताकि आपको डाउनलोड और लोड ना करना पड़े फाइल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी। ओके, अगर चाहिए तो, लेकिन वो ईएफएस से ही रिलेटेड है। एंड स्टेट मशीन से स्टेप फंक्शंस वो हम देखेंगे, यानी ये अगर कोई एक स्टेप फंक्शन का पार्ट है, स्टेप फंक्शन इज ऑर्केस्ट्रेशन टूल ऑफ एडब्ल्यूएस, जैसे अपना टीडब्ल्यूएस है, ऑटोसिस है, वैसा एडब्ल्यूएस ने स्टेप फंक्शंस बनाए। ओके, तो वो हम देखेंगे आगे जब अपन एंड टू एंड शेड्यूलिंग का देखेंगे।
तो ये एक टैब है कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलियासेस, आप इस लैम्डा फंक्शन को कुछ एलियासेस से कॉल कर सकते हो। इस लैम्डा फंक्शन के डिफरेंट वर्जन्स भी रख सकते हो एक साथ, कि एक में टाइम आउट 10 है, फिर जो मैं बता रहा था एक हिस्टोरिकल लोड है, एक इनिशियल लोड है, वैसे वर्जन्स भी बना सकते हो। ओके, और उन वर्जन्स को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है। मॉनिटरिंग में अपन ने देखा क्लाउड वॉच तो है ही, एक ऐसा फंक्शनैलिटी देता है, कितने काउंट्स वगैरह दिया है, ये अच्छा डैशबोर्ड है। और फिर ये देखो, ये लॉग्स आ गए जो हम यहाँ देख रहे थे ना, वो यहाँ पे भी आ गए। एक अच्छा स्टैट्स दे देता है कि अच्छा, यहाँ से आपको एक व्यू मिलता है कि यार लास्ट 10 एग्जीक्यूशन में तो 33 MB ही यूज किया है, तो 128 बराबर है क्योंकि ये तो लोएस्ट है। लेकिन आप सपोज सोचो 8 GB का मेमोरी एलोकेट करके रखा है और आपका जॉब 2 ही GB यूज कर रहा है, तो क्यों अननेसेसरीली 5 GB का कॉस्ट डाले। तो तब ये काम आता है, तब आप रिड्यूस कर दो अपने जॉब का मेमोरी। ओके, फिर ओके, एक्सरे का यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन इसको फिर से एक रन करते हैं क्योंकि हमने कुछ चेंज किया अभी। ओके, एक्सरे रिलेटेड चेंज किया था। ठीक है, अभी ओके, यहाँ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग, थोड़ा एक्सरे वाले को भी लोड होने देते हैं। नहीं हुआ, व्यू एक्सरे ट्रेसेस, अभी तक कुछ आया नहीं। ठीक है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा शायद। तो वो डिटेल्ड मॉनिटरिंग के लिए। ओके, इतना कुछ खास नहीं है, वो आपको हर एक फंक्शन का कितना टाइम लगा वो सब बताता है। अगर मल्टीपल फंक्शंस रहे तो वो ट्रबल शूटिंग परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में एक्सरे बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अभी मेन फंक्शनैलिटी पे जाते हैं। अरे उससे पहले अभी कोई डाउट्स है क्या इसमें? एक था पूछना मेरे को, तूने वो फाइल सिस्टम बताया, अगर मैंने फाइल सिस्टम लोड किया हाँ। तो वो भी वो 10 GB, मतलब वो फाइल सिस्टम मतलब प्रोसेसिंग में मेरे को समझो 100 GB की फाइल आई, मैं 10 GB ब्रेक करके उसको प्रोसेस किया, बाकी मैं ECS से करता, वो कर सकता हूँ क्या मतलब हाँ हाँ, इसमें? तुम 10 GB की फाइल अगर रीड हो पा रही है लैम्डा में तो करो, हम्म, उसके ऊपर वो मेमोरी एरर दे देगा। अगर हम्म। तुमने 10 GB का करना है, 100 GB तो की फाइल है, रीड करने जाओगे मेमोरी एरर आ जाएगा। जो फाइल सिस्टम का क्या काम है वो जो अरे लेकिन अगर बताया सोच था। 10 GB के अंदर का फाइल है अगर, हम्म, और वो फाइल सिस्टम पे पुट हो रहा है, सपोज ये फाइल सिस्टम कैसा है, ये मल्टीपल लोकेशंस पे अटैच्ड हाँ है ना। तो आज तूने फाइल एक ऐड की, कल वीर ने की, परसों शेखर ने की, तो वो फाइल को S3 पे करने की जरूरत नहीं है। S3 से करते हो तो आपको रीड राइट का लेटेंसी, IO वगैरह, इंटरनेट वगैरह का लगता है ना, कि रीड करते हो जैसे अपन पांडा से रीड करते हैं। हम्म, तो लेकिन ये फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम्स आर ऑलवेज फास्टर देन S3। डायरेक्ट माउंट हो जाता है सर्वर पे। जल्दी से तुम रीड कर पाओगे उस फाइल को, और राइट भी कर पाओगे कुछ चाहिए तो, और वो इंस्टेंटेनियस रहेगा। अभी कैसा है, अगर मैंने राइट किया S3 पे, तो रवि और शेखर अगर उनका प्रोसेस चलाना है तो उनको कैसे पता चलेगा? उनको एक ट्रिगर लगाना पड़ेगा कि अच्छा ये फाइल चेंज हुई है। लेकिन अगर वो लोग एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं और वो अपडेट होती है, तो वो डायरेक्टली तुरंत देख पाएंगे LSLTR करके या जहां पे भी, क्योंकि वो माउंटेड है उनके इसमें भी। तो फाइल सिस्टम्स का यूज केस बहुत ही स्ट्रांग है कि तुमको परफॉर्मेंस अगर एनहांस करना है और कॉस्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम, गो विथ EFS। ओके, हाँ, ठीक है। और तो वो जो लिमिट है 10 GB का, वो एक इंस्टेंस के लिए है ना लैम्डा का। अगर वो 10 बार चलाएंगे और उसका आउटकम भी 10 GB की करेक्ट, फाइल है, तो वो 100 GB कर देगा शिव। कर देगा, कर देगा, यस, वैसे वो कर देगा। ओके, कूल। तो अभी अपने पास ना 20 ही मिनट है, लेकिन ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी देखो, इंपोर्ट पांडाज एज PD। ठीक है, और S3 खोलता है। बट एक्सेस तो दिया नहीं ना अपन ने। सही है, एकदम ही सही है पॉइंट। तो मैं पूछने ही वाला था कहाँ कहाँ फेल होगा। ठीक है, तो पहली बात तो S3 का एक्सेस नहीं दिया अपन ने। ओके, तो वो देंगे अपन, परमिशंस,
वो खुद से ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन अपन दे देंगे इसको। अटैच पॉलिसी S3 अभी के लिए फुल दे रहा हूँ, ओके, क्विक करने के लिए। अभी ये एक्सेस आ गया। अब जब मैं ये चलाता हूँ, डिप्लॉय तो हो गया है कोड, अभी मैं टेस्ट करता हूँ तो ये फट जाएगा। क्यों? क्योंकि पांडास ही नहीं मिला इसको। पिक नहीं किया अपन ने। तो ये जो पाइथन का रन टाइम एनवायरनमेंट है ना, वो इसमें वो पैकेज नहीं है। अभी पैकेज नहीं है तो चला नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तब आते हैं लेयर्स। लेयर, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेयर, लेयर क्या करता है, आप एक पैकेज इंस्टॉल कर लो, आपके जितने पैकेजेस है वो इंस्टॉल कर दो, और फिर एक लेयर बना दो। तो पाइप लैम्डा क्या करता है, वो उन लेयर्स को पहले वो एनेबल करता है, तो वो पैकेज आपका एनेबल हो जाता है, एंड देन आपका वो कोड रन होता है। अब ये लेयर कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। यानी काफी वीडियोस अगर देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल है क्योंकि अपना बेस क्लियर है। ठीक है, अभी मैं लैम्डा में हूं यहाँ पे। ठीक है, पहले तो अपन पाइथन 3-m-venv वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेते हैं पहले एक अलग से। अभी मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में हूं, लेकिन मैं सिर्फ लेयर के लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहा हूं। ठीक है, लेयर, ओके। अभी ये लेयर बन गया। जब लेयर बन गया तो आप देखोगे इसमें लिब साइट पैकेजेस ये सब आ गए। ओके, अभी मैं इसको एनेबल करता हूं। तो एनेबल करने के लिए अपन क्या करते थे, सोर्स बिन एक्टिवेट। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं लेयर एक्टिवेट हो गया है। विच पाइथन करूंगा तो लेयर वाला पाइथन आ रहा है। तो ये कंसेप्ट अपने पहले से ही क्लियर है। ठीक है, अभी पाइथन 3-m पिप इंस्टॉल पांडास। अभी जब मैं ये पांडास इंस्टॉल कर रहा हूं तो वो इसके अंदर होना चाहिए, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अभी ये हो गया यहाँ पे। तो अब अपन ये कंप्लीट हो जाने दो। ओके, हो गया। तो अब यहाँ पे लेयर बन गया। अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है अपने को। ये जो है ना, यही पाथ चाहिए, ये साइड पैकेजेस वाला, ये पूरा एंड टू एंड इतना ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले डीएक्टिवेट कर देता हूँ। है ना, ये पता नहीं सही तरीका है कि नहीं, लेकिन ये मैं ऐसे यूजुअली करता हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे होता है। बाकी सब डिलीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि जरूरत नहीं है। हाँ, देखो हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं। ठीक है। अभी इस लेयर के अंदर एक ही फोल्डर है एंड में, साइट पैकेजेस। ओके, तो जस्ट अभी मैं इसको जिप कर दूंगा। कुछ नहीं करना है, जिप -r लेयर पांडास लेयर, थोड़ा अच्छा नेम दे सकते हैं इसको, जिप लेयर। ठीक है, पूरा फोल्डर ही जिप कर दिया मैंने। तो अभी एक जिप फाइल बनेगी होपफुली। हाँ, बन गई। ठीक है, इस जिप फाइल का साइज देखते हैं, 35 MB। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, मैं इधर जाऊंगा S3 पे, और यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जस्ट सैंपल के लिए बता रहा हूं मैं कि ये करेंगे। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं सब, AWS S3 CP पांडास लेयर। डन। ये उठाएंगे, यहाँ जाएंगे, लैम्डास में जाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन अगर ना जमे तो बताना मुझको। ओके, लेयर्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट लेयर करेंगे, पांडास लेयर। ठीक है, तो मैनुअल भी अपलोड कर सकता था यहाँ पे। हाँ मैनुअली भी कर सकता था, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। वो इवेंचुअली वो S3P करता है ना। फिर आर्म प्रोसेसर, क्योंकि मेरा मैक है, रन टाइम पाइथन 12। ठीक है, क्रिएट। बट सर तक एक बात बता, हाँ,
तेरा मैक हो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो नहीं पूरा AWS पे चल रहा है ना। विंडोज का पिप इंस्टॉल अलग होता है, नहीं नहीं बट वर्चुअल एनवायरनमेंट ही अलग है ना रवि। देखो आपके विंडोज के इसमें एक पावर शेल का स्क्रिप्ट इन्वोक करना पड़ता है एक्टिवेट करते वक्त, और उसका फोल्डर स्ट्रक्चर अलग हो जाता है थोड़ा, स्लैश और ये सब। यहाँ पे हाँ राइट राइट। प्रोसेसर में अलग हो जाता है। तो आपने लैम्डा फंक्शन आपका आर्म सिलेक्ट किया था, याद है पहले अपन ने? तो हाँ राइट स्टार्टिंग। लेयर भी आर्म प्रोसेसर में ही बना है। अगर मैंने विंडोज किया रहता तो x86 किया रहता था। ओके। अभी अपन जाते हैं वापस लैम्डा में, इसको अटैच, अब ये लैम्डा फंक्शन को तो लेयर पता ही नहीं है ना, तो अभी इसको अटैच करना पड़ेगा, ऐड अ लेयर। आप कितनी भी लेयर्स अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना है क्या, नहीं है अरे लेयर का यूज क्या है, मैं भूल गया एक्चुअली। ये बिटवीन। आपका पांडास और नए पैकेजेस जो इंस्टॉल्ड नहीं है ना, जो हाँ भी, हाँ। वो यूज करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अगर कुछ। और एक लेयर दूसरे भी अपन लैम्बडा फंक्शन में बुला सकते बनाया हुआ। करेक्ट करेक्ट। तो एक यूजुअली क्या करते हैं एप्लीकेशन लेवल पे, एक लेयर बना देते हैं कि भाई अपने एप्लीकेशन में पांडास, नमपाई, मशीन लर्निंग जो भी पैकेजेस लगते हैं वो सब बना लेते हैं, एंड देन उसको सारे लोग यूज करते हैं अपने टीम में, ऐसा। ओके ओके ओके, मतलब उसको ऐसे रन टाइम पे एरर नहीं देगा अगर लेयर अटैच किया है ना। हाँ नहीं देना चाहिए। अभी हम्म। दे रहा है तो अभी इसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। अभी क्यों कर रहा है पता नहीं, लेकिन शायद। ठीक है एक काम करते हैं, आज के लिए कंक्लूड करते हैं, तेरे को हाँ जाना भी है। हाँ थोड़ा। ये, लेकिन आपको समझाना, लेयर बनाना इजी है। आप हाँ यार हाँ समझ इतना गया। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट वो लगता है। और लेयर्स में ना एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, लेयर बनाते हो तो अब देखो, जैसे लेयर का लिमिट रहता है जिप फाइल का, एक लेयर का जिप फाइल लिमिट इज 50 MB, एंड अनजिप्ड वर्जन कुछ 250 MB। ओके, तो अगर आपके पैकेजेस बहुत बड़े हो रहे तो फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार, ये बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है कि 2 3 10 लेयर बने मे बी, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वैसा नहीं करना है। तो अगर वैसा कुछ होता है, यहाँ पे क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या बोलती है, 2 3 लेयर ठीक है कुछ कुछ सिनेरियोज में। लेकिन अगर इससे ज्यादा जा रही है ना, तो डॉकर कंटेनर बना लो और उसको लैम्डा में इन्वोक करो। तो जब अपन डॉकर पे पहुंचेंगे तो डॉकर कंटेनर भी रन कर सकते हैं, एक ऑप्शन आता है लैम्डा में डॉकर कंटेनर रन करने का। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है ना डॉकर का। हाँ हाँ, तो वो लेवरेज करना चाहिए, क्योंकि ये फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है अननेसेसरी, है ना। क्योंकि आप देखो, आपका लिमिट एक तो 50 MB का, अभी 50 MB के लिमिट में आपको कितना फिट करना पड़ेगा, है ना। बहुत बार क्या होता है 50, अभी ये सिर्फ मैंने पांडास ही किया है, सोचो अगर आप और 2 3 पैकेज कर लोगे तो 50 MB ब्रीच हो जाएगा। तो इसीलिए फिर वो बोलते हैं कि लेयर का लिमिटेशन पूछता है इंटरव्यू में, है ना। तो ये जिसने भी हैंड्स ऑन किया है ना, उसको पता रहेगा ये। तो बहुत बार इंटरव्यू में फेंक देते ना, हाँ वी हैव यूज लैम्डा फंक्शंस, और फिर एक बेसिक क्वेश्चन पूछना रहता है उसमें कि पांडास यूज किया है लैम्डा में, हाँ कैसे किया है। तो अगर वो आगे वाला बता नहीं पाया ना लेयर, दैट मीन्स उसने नहीं किया है। तो क्योंकि ये लेयर कस्टम कोड का भी बना सकते हैं क्या? कस्टम का भी किसी बना भी। सकते, यस यस, अच्छा। किसी भी चीज का बना सकते हैं। इवन लेयर्स में ये भी है, देख जैसे यहाँ पे गया मैं लेयर्स, अच्छा नहीं यहाँ पे, अभी मैं ऐड लेयर में गया अगर, तो AWS वालों ने भी कुछ बना रखे हैं जैसे ओके। पांडास। अब ये मैं कर लूंगा ना हम्म। ऐड, नहीं देखो, लेयर्स कंज्यूम मोर देन द अवेलेबल साइज, तो यहाँ लिमिट है। अभी मैं क्या करूंगा, हम्म। यहाँ जाऊंगा लैम्डा में, उस लैम्डा अपना लेयर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, कैंसिल, एडिट, रिमूव, ओके, सेव। अभी मैं वो जो AWS का पांडास का लेयर है ना, वो ऐड करता हूँ इसमें, ऐड लेयर AWS पांडास। बट सार्थक, इन द मीन टाइम, जहां हम्म तक मेरे को पता है, हम्म। मैं ARM 64 प्रोसेसर पे विंडोज भी चला सकता हूँ और यूनिक्स भी चला सकता हूँ। सेम x86 पे विंडोज भी चला सकता वो हूँ सही है, और यूनिक्स भी चला सकता हूँ। पैकेज इंस्टॉलेशन डिफरेंस है। हम्म। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैंने बहुत सालों से विंडोज यूज नहीं किया। अभी देखो, अभी ये दूसरा एरर दे रहा है,
ठीक है, क्योंकि FS spec नहीं है, FS spec इज नीडेड फॉर S3 फाइल्स। ओके, तो पांडास चल गया, लेकिन आपका इंपोर्ट पांडास हाँ। हो सकता है। ओके, तो ये चीजें हैं, तो तब जाके अपन को कस्टम लेयर लगता है ना। और कस्टम लेयर बनाने का तरीका इजी है, लेकिन जब अपलोड करते हो ना तब तरीका भसक जाता है। अब जैसे लिमिट आपने देखी 250 MB की, वो जो दे रहा था ना, वो इन दोनों लेयर को मिला के 250 MB है। तो हमको अभी राइट। वो कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, क्लीन अप करना पड़ेगा, कुछ तो भी फालतू चीजें उड़ानी पड़ेगी, यानी यहाँ पे इसमें काफी चीजें जो नहीं चाहिए, है ना। तो नंपाई नहीं चाहिए, टार्जी नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए हाँ, उड़ा दो। लेकिन फिर कैसा है, मैं ऐसे नहीं निकाल सकता, ऐसे हाँ, डिलीट, क्योंकि वो डिपेंडेंसी रही तो फट जाएगी। पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चले जाता है बहुत बार। एंड इंटरव्यू में, यानी अगर आप देखो, एग्जाम बोलो, एग्जाम में पता नहीं पूछते कि नहीं, लेकिन इंटरव्यू में तो ये बेसिक क्वेश्चन, अगर किसी का लैम्डा का नॉलेज टेस्ट करना है, ये बेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग भी पूछ सकते हो किसी को। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2-3 लेयर्स डिफाइन हमने किया है, बट मैक्सिमम 50 और 250 है। अगर उसमें तुम 10 लेयर भी डालो तो प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ, टोटल 250 MB का वो है, अनजिप। अनजिप वाला। हाँ, तुम 10 लेयर बना सकते हो, 10 लेयर बना, एक एक पैकेज एक एक लेयर में, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये था लैम्डा फंक्शन, बहुत सही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है, लेकिन पाइथन तो आता है तुमको, ऐसा मैं अज्यूम करूंगा। तो अब ये सीखना है बस। ठीक है, तो मैं अभी स्टॉप शेयर करता हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ।